तीन गोबलिन बहुत तेजी से भागे क्योंकि वे जल्दी से टियर 2 युद्ध के मैदान से गुजरे और टियर 1 युद्ध के मैदान में दिखाई दिए। गॉर्डन परिवार हैरान था और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन वे अभी भी वहां खड़े थे चूंकि वे एलेक्स की रक्षा के लिए तैयार थे। और इस समय सिटी गार्ड्स और डार्कब्लिस परिवार अपने सितारों को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने टियर 2 की लड़ाई देखने का फैसला किया। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें टियर 3 गोबलिन्स का भी सामना करना पड़ता। चीजें इतनी गर्म हो गई हैं कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक टियर 1 जादूगर के खिलाफ कदम उठाएगा। ऐसा इस शहर में पहले कभी नहीं हुआ था, जो उनके लिए काफी चौंकाने वाला था। अग्रणी गोबलिन ने अपनी तलवारें फिर से घुमाईं और हवा में मौजूद वायु तत्व उसकी तलवार के चारों ओर बन गए और सभी टियर 1 जादूगरों को उड़ा दिया। जाओ, मैं शेष जादूगरों को रोक लूंगा। पवन तत्वों का उपयोग कर रहे गोबलिन ने अन्य 2 गोबलिनों से कहा, जिन्होंने अपना सिर हिलाया। हवा को नियंत्रित करने वाले गोबलिन ने अपनी तलवारों से वार करना शुरू कर दिया और गॉर्डन परिवार के टियर 3 जादूगरों की ओर 100 से अधिक हवा के ब्लेड भेजने शुरू कर दिए जो उनका पीछा कर रहे थे। 2 टियर 3 गॉबलिन अंततः उस चौकोर पत्थर की दीवार तक पहुंच गए जिसके अंदर एलेक्स था। उन दोनों ने दीवार पर अपने हथियारों से हमला कर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और ढह गई दीवार की धूल ने सभी की आंखों को ढक लिया। जो लोग देख रहे थे वे अपनी सांस रोके हुए थे क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। वे धूल के कोहरे के छंटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे देख सके कि एलेक्स बच गया है या नहीं। ड्रेको का चेहरा गुस्से से भर गया था क्योंकि वह देख रहा था, एलेक्स के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो इस झटके से बच जाए। लेकिन फिर भी गॉबलिन के पीछे भेजे गए 3 टियर 3 जादूगर उन्हें रोकने वाले से खुद को मुक्त नहीं कर पाए हैं। यह स्पष्ट है कि वह गॉबलिन जाति का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इससे पहले कि कोहरा छंटता, उन्होंने कोहरे से एक हथियार को बाहर फेंकते देखा। इसकी गति बहुत तेज थी और इसने हमला करने वाले 2 टियर 3 गोबलिन में से एक का सिर फोड़ दिया। गोबलिन पीछे की ओर लड़खड़ा गया क्योंकि गदा की कीलें उसकी खोपड़ी में घुसा दी गई। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहा था क्योंकि कीलें उसके मस्तिष्क से कुछ इंच की दूरी पर थी। गोबलिनों ने इस बार कोहरे की ओर देखा। हर कोई उसमें से कुछ निकलता हुआ देख सकता था। कदम दर कदम एलेक्स धीरे धीरे टाइटन को अपनी पीठ पर लिए हुए कोहरे से बाहर आया, जब वह एक और बर्फ की गदा को संघनित कर रहा था। जो ग्लोबिन के सिर में डाली गई थी वो पिघल रही थी क्योंकि वह एक और बर्फ की गदा को संघनित कर रहा था। तुम सब मौत के लायक हो, टाइटन ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, लेकिन इसमें एक ठंडा प्रभाव था क्योंकि वह अपनी विशाल बर्फ ढाल और बर्फ गदा के साथ एलेक्स के पीछे चल रहा था। हर कोई उसे देख रहा था। उसका नया बर्फीला नीला रंग रक्तिम चंद्रमा के नीचे इतना चमकदार लग रहा था कि उसकी बैंगनी रंग की आंखें और बर्फीले कवच उसे एक डरावना एहसास दे रहे थे। भाड़ में जाओ तुम, घायल हुए गोबलिन ने सारी सावधानी हवा में उड़ा दी जब उसने देखा कि किसने उस पर हमला किया, क्योंकि वो अंततः गुस्से से एलेक्स की ओर दौड़ा क्योंकि वो इस तथ्य से शर्मिंदा था कि वह टियर 2 गोलेम से घायल हो गया था। लेकिन इससे पहले कि वह एलेक्स तक पहुंच पाता, उसने देखा कि गोलेम हिल गया है और ऐसा लग रहा था कि वो गायब हो गया है। लेकिन वह जानता था कि क्या हो रहा है। उसने खतरे की चेतावनी को तेज होते हुए महसूस किया। उसने जल्दी से अपनी तलवार को पीछे की ओर घुमाने की कोशिश की। जब उसे एहसास हुआ कि गोलेम गायब नहीं हुआ है तो उसकी गति इतनी तेज थी कि वो उससे मिल नहीं सका। खनक, उसकी तलवार को ढाल ने रोक दिया और उसने महसूस किया कि तलवार को पकड़े हुए हाथ सुन्न हो गए। लेकिन अगले ही सेकंड में टाइटन की गदा ने उसके सिर को कुचल दिया और उसका सारा दिमाग इधर-उधर बिखर गया और टाइटन के बर्फीले नीले कवच को लाल रंग से रंगना। अन्य टियर 3 गोबलिन अभी भी सदमे में जमीन पर जड़वत खड़ा था क्योंकि वो अपने साथी सैनिक को देख रहा था। वह तुरंत समझ गया कि वो उस गोलेम का सामना नहीं कर सकता क्योंकि ये मौत के बराबर था, इसलिए उसने अपना खंजर कहीं और मोड़ दिया। उसे लगा कि वह टाइटन से धीमा है, लेकिन उसे पहले एलेक्स तक पहुंचना चाहिए। उसने एलेक्स की ओर अपना खंजर तान दिया क्योंकि वो उसकी ओर छलांग लगा रहा था।
इस नए विकास को देखकर एलेक्स घबराया नहीं। उसने अपना मन सीधे अपने कवच और पंजों में लगा दिया और उसके पूरे शरीर पर रन और टैटू दिखाई देने लगे। और लाल सैलमेंडर कवच ने जादुई ढंग से उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे वह रक्त लाल रंग में आकर्षक लग रहा था। एलेक्स ने गोबलिन की ओर देखा जो अभी भी हवा में उसकी ओर छलांग लगा रहा था, और उसने देखा कि वो बहुत धीमा लग रहा है और वह गोबलिन के हमले में बहुत सारी खामियां देख सकता था, जिससे उसे लगता था कि अगर वह चाहे तो गोबलिन को आसानी से मार सकता है। और उसने ये परीक्षण करने का निर्णय लिया कि जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी कसी और उसने अपनी भुजाओं में अपार शक्ति महसूस की, वो इतनी शक्ति से भर गया कि उसे भ्रम हो गया कि वह दुनिया में हर किसी से लड़ सकता है। लेकिन इसके बाद भी एलेक्स ने अपना सिर साफ रखा और वह सीधा खड़ा रहा। जैसे ही गॉब्लिन उसके पास पहुंचा, उसने अपना सिर थोड़ा बाईं ओर झुका लिया, जिससे गॉब्लिन उसके पास आ गया। एक छोटे से अंतर से उसकी आंखें छूट गई और गॉब्लिन की आंखें एक दूसरे से टकरा गई, क्योंकि गॉब्लिन ने एलेक्स की आंखों में उदासीनता देखी। वह चिढ़ गया और शर्मा गया, लेकिन जब एलेक्स ने हमला किया तो ये रुक गया। उसने अपने पंजे का गॉन्टलेट गोबलिन की छाती में घुसा दिया, जो आसानी से मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह छेद कर गया। उसने गॉब्लिन के हृदय को पकड़ रखा था, जबकि वह अभी भी उसकी ओर देख रहा था, और उसे अपनी छाती से बाहर खींच लिया, जिससे गॉब्लिन को एक त्वरित और दर्दनाक मौत मिल गई, क्योंकि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी। धम! एलेक्स ने आश्चर्य से पंजों को देखा। हालांकि वह गॉब्लिन को मारना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी आसानी से हो जाएगा। पंजे टियर 3 गॉब्लिन की कठोर मांसपेशियों और त्वचा को छेदते हुए प्रतीत होते हैं। एलेक्स जानता है कि कोई भी हथियार टियर 3 गॉब्लिन पर खरोंच तक नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन पंजे जैसा गॉन्टलेट किसी भी चीज को आसानी से भेद सकता है। धन्यवाद सिस्टम, एलेक्स फुसफुसाया। किस लिए? सिस्टम ने सवाल किया, जबकि उसकी आवाज में बहुत खुशी दिख रही थी, लेकिन वह अभी भी सख्त व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स, नकली उत्पाद न बेचने के लिए धन्यवाद। आखिरकार मैंने आपसे बहुत कुछ खरीदा है और आपको बहुत कुछ दिया है। अगर आप घोटालेबाज नहीं हैं, तो मैंने परिवार से अनुरोध किया है कि वे मुझे अपना लोहार दे दें, क्योंकि मुझे धोखाधड़ी से नफरत है। एलेक्स ने शर्मनाक ढंग से बड़बड़ाया और घमंड से शेखी बढ़ारी, जैसे कि वह सिस्टम की गंभीरता से तारीफ करने के बजाय मरना पसंद करेगा। प्रणाली: एक टियर 3 गोबलिन को मार डाला। स्वॉर्डमैन। 1000 अनुभव प्राप्त। 100 सिस्टम पॉइंट प्राप्त हुए, जबकि एलेक्स अभी भी एक टियर 3 गॉब्लिन को मारने की भावना का आनंद ले रहा था। टियर 1 युद्ध क्षेत्र के बाकी लोग अभी भी एलेक्स ने जो किया उससे सदमे में थे। ये तथ्य कि एक टियर 3 ने टियर 1 जादूगर पर छिपकर हमला करने के बारे में सोचा, अपने आप में शर्मनाक था। लेकिन टियर 3 जादूगरों का इतनी आसानी से मर जाना शर्मनाक था। यह बहुत दयनीय था। उनके दिमाग में जो विचार चल रहे थे वो ये था कि क्या वे 2 टियर 3 गोबलिन अभिनय कर रहे थे या नकली टियर 3 थे। लेकिन एलेक्स के पंजे अभी भी चमक रहे थे और टाइटन का बर्फ का कवच अभी भी खून से सना हुआ था, क्योंकि वो अपने कंधों पर बर्फ की डरावनी गदा रखे हुए था। यह देखकर उन सभी को यह आभास हुआ कि यह वास्तव में वैसा नहीं हो रहा था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। उसके पास टियर 3 का एक चिन्हित आत्मा कवच और हथियार है। हॉबगॉब्लिन ने आकाश से चिल्लाकर कहा, क्योंकि वो मानव जादूगरों से अधिक जानकार था और उसने उस समय अंतर को तुरंत नोटिस कर लिया था जब एलेक्स के शरीर पर टैटू जमा होने लगे थे। उसने दांत पीसते हुए ड्रेको की ओर इशारा किया। यो, तुमने मुझे धोखा दिया। हॉबगॉब्लिन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। वो बस यही चाहता था कि वह मानव जादूगरों से लड़ सके, लेकिन रक्त अभिशाप उसे रोक रहा था। ड्रेको भी इस घटनाक्रम से स्तब्ध था। वह एलेक्स के बचने की प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो वो उस बूढ़े आदमी के गुस्से से बच नहीं पाएगा। लेकिन एलेक्स को इतनी आसानी से चीजों का ध्यान रखते हुए देखकर उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो।
लेकिन होबगोब्लिन को ये कहते हुए सुनने के बाद कि ये एक चयनित आत्मा कवच था, इससे वो और अधिक हैरान हो गया क्योंकि वो अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा था, जिससे उसकी छवि लगभग खो गई थी। इस तथ्य को छोड़कर कि हर कोई अभी भी हैरान था और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। गॉर्डन परिवार सबसे मजबूत मध्य स्तरीय परिवारों में से एक हो सकता है, लेकिन उनके पास बहुत सारे चिन्हित कवच नहीं थे। उनके पास केवल 3 थे और वे टियर 5 कवच थे। उनके पास निश्चित रूप से कोई टियर 3 चिन्हित कवच नहीं था, जिसका अर्थ है कि इसे स्वयं एलेक्स ने हासिल किया था। और यहां तक कि टियर 5 चिन्हित कवच भी कुलपति और ग्रैंड एल्डर के स्वामित्व में थे। वो चाहे जितना भी अलग थलग रहना चाहता था, लेकिन उसकी हैरानी भरी अभिव्यक्ति छुप नहीं पा रही थी। उसके होठों के कोने भी फड़क रहे थे जब वो सोचता था कि एलेक्स उस तस्वीर में कितना अच्छा लग रहा है। यहां तक कि वह जो अभी टियर 6 जादूगर क्षेत्र में प्रवेश किया है और एलेक्स का वरिष्ठ था, उसके पास इस तरह का विशेषाधिकार नहीं है। वो कभी भाग्यशाली नहीं रहा और उसके पास एक भी नहीं है। वो एक सामान्य टियर 5 कवच पहने हुए था, लेकिन यहां उसका जूनियर था जो टियर 3 चिन्हित स्पिरिट कवच के साथ टियर 2 जादूगर भी नहीं था। उसके लिए जवाब देना शर्मनाक था, इसलिए वह चुप रहा। अरे ड्रेको, ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार के भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जिसके कारण तुम अपने युवा स्वामी के लिए चिन्हित कवच प्राप्त कर सके हो, नगर रक्षक ने हंसते हुए कहा और ड्रेको को धक्का दिया। मजाक में कहा गया कि आखिरकार वो खुश था कि एलेक्स बच गया। शहर के गार्ड में से कोई भी नहीं था जो चाहता था कि एलेक्स मर जाए, क्योंकि उसने आज की लड़ाई में बहुत कुछ दिखाया था और वह थी अकेले ही बड़ी संख्या में दुश्मनों का सफाया करने की क्षमता। हालांकि शहर के गार्ड का मानना था कि एलेक्स के पीछे गॉर्डन परिवार है, लेकिन वे ये नहीं मान सकते कि एलेक्स ने इसे खुद ही हासिल किया है। गॉर्डन परिवार के टियर 3 जादूगर, जो हवा द्वारा नियंत्रित गोब्लिनों के कारण रुक गए थे, गोलेम और एलेक्स को देखते ही रुक गए। आश्चर्य और सदमे के साथ उनके कबीले का युवा स्वामी, जिसे वे कुछ क्रेडिट प्राप्त करने के लिए बचाने की उम्मीद कर रहे थे, अचानक एक बाघ में बदल गया और अपने पंजे दिखाए, जो वो शिकार के आने की प्रतीक्षा करते समय छिपा रहा था। भाड़ में जाए, इससे मैना तेजी से खत्म होती है, एलेक्स ने कवच को तेजी से निष्क्रिय करते हुए कहा जब उसने देखा कि कवच पहने रहने से उसे प्रति सेकंड लगभग 20 मैना का नुकसान हो रहा था। और कवच उसके शरीर में वापस सिमट गया और वे टैटू में बदल गए। इस बार हर किसी ने टैटू को देखा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, हवा को नियंत्रित करने वाला गोब्लिन चिल्लाया और अंततः उसने अपनी लंबी तलवार को गॉर्डन परिवार की अनदेखी करते हुए सीधे एलेक्स पर घुमाया। एलेक्स ने उसे बहुत ही तिरस्कार के साथ देखा क्योंकि वो उस पर अधिक समय नहीं बिता सकता था। उसके पास पूरा करने के लिए बड़े मिशन थे क्योंकि वो टियर 2 युद्ध के मैदान को घूर रहा था। उसकी निगाहें गर्म हो गई। हवा का झोंका उसे काटने ही वाला था कि तभी एक बड़ा बर्फीला नीला व्यक्ति उसके सामने हाथ में एक बड़ी ढाल लिए खड़ा हो गया और हमला हुआ। टकराना। टाइटन की ढाल द्वारा रोके जा रहे हमले की तेज आवाज इतनी तेज थी कि एलेक्स अपने कान ढकने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन फिर भी हमला टाइटन को एक कदम भी पीछे धकेलने में सक्षम नहीं था क्योंकि टियर 3 गॉब्लिन के हमले को रोकने के लिए उसके पास केवल एक हाथ ही था। क्या तुम उसकी देखभाल कर सकते हो? एलेक्स ने टाइटन से पूछा। कोई बात नहीं मास्टर, टाइटन ने कहा। उसे जल्दी से मार डालो, मुझे खून से लथपथ होने के लिए तुम्हारी जरूरत है, एलेक्स ने कहा क्योंकि वो फिर से उस भूत से परेशान नहीं हो सकता था। ठीक है मास्टर, टाइटन ने कहा। गॉब्लिन एलेक्स के लापरवाह व्यवहार से बहुत गुस्से में था। एलेक्स ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो अदृश्य हो और उसे इससे नफरत थी। उसने अपने गिरे हुए साथी की शर्म को धोने के लिए इस गोलेम को मारने की योजना बनाई। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ ऊपर उठाए तथा तलवार को नीचे की ओर वार करने के लिए एकदम सही स्थिति में रखा, क्योंकि वह एलेक्स को 2 अलग अलग स्थानों पर काटने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन टाइटन ने भी उनके हमले का सामना करने के लिए अपनी गदा को ऊपर की ओर घुमाया।
वो आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया क्योंकि वह उन्हें मारने के लिए अधिक दृढ़ था, क्योंकि उसे मास्टर और गोलेम दोनों द्वारा कम आंका गया था। उसकी तलवार और तेज हो गई और उसके पीछे का बल और अधिक घातक हो गया। जैसे ही उसने नीचे की ओर वार किया, हवा के तत्व के प्रभाव से उसके चारों ओर हरी रोशनी चमक उठी। लेकिन टाइटन अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह बचाव भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने गोब्लिन के दृष्टिकोण की नकल की और अपने मैना को अपने गदा में इंजेक्ट किया, जिससे स्पाइक बहुत लंबा हो गया और बर्फ के तत्व गदा के चारों ओर चमक गए, क्योंकि इसके चारों ओर एक बर्फीली नीली रोशनी थी। उसने गदा सीधे गोब्लिन के चेहरे पर फेंकी, जिससे वह चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि गोब्लिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे छोड़ देंगे। लेकिन उसका ध्यान अभी भी आकाश में गदा पर था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई अभी भी उस पर हमला करने में सक्षम हो सकता है। इसलिए उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी जब तक कि उसने टाइटन की कर्कश आवाज नहीं सुनी। गोब्लिन ने देखा कि गोलेम अब दोनों हाथों से ढाल पकड़े हुए था और बैल की तरह हमला करने की मुद्रा में अपने घुटने मोड़ रहा था। और जिस क्षण टाइटन को लगा कि उसके पास पर्याप्त गति है, वो अंततः गोब्लिन के शरीर की ओर दौड़ा। उसने अपने मजबूत और बर्फीले ढाल का उपयोग करके गोब्लिन को दूर तक उड़ा दिया, क्योंकि उसने गदा पकड़ ली थी जो जमीन पर गिरने वाली थी। लेकिन वह लक्ष्य से चूक गई थी, क्योंकि गोब्लिन ने तेजी से चकमा दे दिया था। तुम कौन हो? गोब्लिन ने बड़ी मुश्किल से खड़े होते हुए पूछा। ठीक है, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मेरा नाम टाइटन है, एलेक्स गॉर्डन का पहला गोलेम कप्तान। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, टाइटन ने गोब्लिन की ओर आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन गोब्लिन ने टाइटन की कमर पर वार करने की उम्मीद में अपने पैरों को क्षैतिज रूप से घुमाया और टाइटन ने अपनी कमर की रक्षा के लिए जल्दी से अपनी ढाल को दाईं ओर ले लिया। केवल गॉब्लिन्स ने जल्दी से पैर पीछे कर दिया। स्पष्ट रूप से वह हमला एक छल था। उसने अपनी तलवार का उपयोग करके टाइटन की कमर के बाएं और असुरक्षित हिस्से पर वार करने के लिए तेजी से मुड़कर हमला किया। बर्फ की कीले, टाइटन ने कहा, और अचानक बर्फ के क्रिस्टल छोटे ब्लेड में बन गए और तलवार की ओर आगे बढ़े। झनकार। बर्फ के क्रिस्टल छोटे लग सकते हैं, लेकिन ब्लेड से टकराने वाले प्रत्येक बर्फ के टुकड़े के साथ ये गोब्लिन के लिए थोड़ा अधिक भारी हो गया, और जब तक ब्लेड ने अंततः प्रहार किया, तब तक इसकी शक्ति बहुत अधिक हो गई थी। कम हो गया, लेकिन फिर भी ब्लेड के अंत में एक पवन ब्लेड प्रकाशित हुआ जिसने टाइटन को उड़ा दिया। तो क्या हुआ अगर आप मेरे हमलों को पढ़ सकते हैं? तो क्या हुआ अगर आपके पास मुझसे ज्यादा हमला करने की शक्ति है? मैं आपसे ज्यादा अनुभवी हूं, और इस युद्ध के मैदान में मैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आपके खून का इस्तेमाल करना चाहता हूं। गॉब्लिन ने गुस्से में कहा, क्योंकि उसने अपनी तलवार के किनारों पर खून चाटना शुरू कर दिया था, जो स्पष्ट रूप से उस चोट से था जो उसने गॉर्डन परिवार के जादूगरों को दी थी, जिनसे उसने अभी अभी लड़ाई की थी, जिसके लिए एलेक्स ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि वे लड़ाई में बाधा न डालें। टाइटन उठा और उसने अपनी ढाल और गदा गिरा दी, और उसकी मुट्ठी ने अंत में कांटों के साथ एक बर्फ का गोला बनाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि जैसे आप सोचते हैं कि आप मुझे हरा सकते हैं, मुझे भी लगता है कि मैं आपको मार सकता हूं। वास्तव में आप मेरे लिए एक कदम है। युद्ध के अनुभव को सीखने का मेरा तरीका, मुझे वो विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता है जो मैं बनना चाहता हूं। मैं आपसे निपटने के लिए पर्याप्त तेज नहीं हो सकता हूं जब मैं अपनी भारी ढाल और गदा का उपयोग करता हूं, लेकिन इस जोड़ी के दस्ताने के साथ तो मैं आपसे कुछ खून निकालने में सक्षम हो सकता हूं। टाइटन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई और फिर से बैंगनी हो गई। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दस्ताने से लड़ सकते हो? तुम बर्फ के बड़े टुकड़े हो। गोब्लिन खुशी से हंसा। ओह, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मैं और कितने हथियारों से लड़ सकता हूं। लेकिन बहुत हो गई बातें, यह आपके लिए काफी है। उसने ढाल इसलिए रखी थी ताकि वह एलेक्स की ढाल बन सके, और अभी वो अकेले लड़ रहा था और उसे एलेक्स की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उसने पहली बार लड़ाई में अपना सब कुछ झोंकने का फैसला किया,
क्योंकि उसे एलेक्स के बारे में फिर से चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अरे, आप सब मेरे साथ एक छोटी सी शिकार यात्रा पर चलना पसंद करेंगे? एलेक्स ने उस समय पूछा जब वह उस जगह पहुंचा जहां गॉर्डन परिवार इंतजार कर रहा था। जो कुछ हुआ उससे सभी लोग अभी भी स्तब्ध थे, लेकिन केवल एग्नेस में ही पूछने का साहस था। वह कवच है जो मैंने आपके लिए खरीदा था, लेकिन ये अलग दिखता है। कृपया मत पूछो। मैं चाहता हूं कि मुख्य गिरोह मेरे साथ रहे, बाकी पैदल सैनिक रहें। और हे ब्रायन, लेंस, तुम भी आ रहे हो। मैं आराम करना चाहता था जब टियर 1 की लड़ाई समाप्त हो गई थी, लेकिन वे मुझे प्यार करते हैं, इसलिए चलो कुछ भटके हुए टियर 2 गॉब्लिन को मारकर यह दिखाने के लिए कि हम कितने आभारी हैं, उनके मांस को थोड़ा और फाड़ दें, एलेक्स ने कहा। वे सभी उसे एक राक्षस की तरह देखते थे। आमतौर पर हमें कुछ छूट दो। क्या आपको लगता है कि हम आपके जैसे दिखते हैं, जो एक पल में एक टियर 3 गॉब्लिन को कर सकते हैं? आर्थर ने कहा। हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे और एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, और चिंता मत करो, मैं दबाव कम करने के लिए गोलेम का भी उपयोग करूंगा। एलेक्स ने कहा कि वह पहले से ही उन्हें मनाने से थक गया था। या तो उन्हें यह पसंद आया या नहीं, वो अभी भी युद्ध के मैदान में जाने की योजना बना रहा था। अपने गोलेम के साथ आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जब वो अपने से उच्च स्तर के लोगों का शिकार कर रहा था तो उसका अनुभव और सिस्टम पॉइंट एक बड़ी दौड़ में आगे बढ़ सकता था। इसलिए वह टियर 2 गॉब्लिन से बदला लेने के बहाने का इस्तेमाल करने जा रहा था, क्योंकि वो लाल सैलामेंडर का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए मैना और दायरे की कमी थी। उसने महसूस किया कि सही टीम वर्क के साथ कुछ गॉब्लिन्स को मारने में उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह एक और टियर 3 गॉब्लिन आपातकाल के मामले में लाल सैलामेंडर कवच छोड़ रहा था। तो क्या होगा? मेरा धैर्य खत्म हो रहा है, एलेक्स ने पूछा। हम आपका अनुसरण करेंगे, ब्रायन ने सबसे पहले और सभी के लिए उत्तर दिया, क्योंकि वह एलेक्स की अच्छी पुस्तकों में आने की कोशिश कर रहा था। अरे, तुम हमारे लिए फैसला नहीं कर सकते, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आर्थर ने कहा, जब वह ब्रायन के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए तैयार था। लेकिन ब्रैंडन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उन्हें अभी आपस में लड़ाई की जरूरत नहीं थी। तो मुझे बताओ कि क्या आप कुछ टियर 2 गॉब्लिन से लड़ने और गौरव की रैंकिंग में रुचि रखते हैं? एलेक्स ने आर्थर से कहा, उसे लुभाने की कोशिश करते हुए। आखिरकार वे सभी हत्याओं में लाभ उठाते हैं, क्योंकि सिस्टम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये उन सभी लोगों को पुरस्कृत करेगा जो उनके अधीन थे, उन सभी हत्याओं के लिए जिनमें वे शामिल थे। हाँ, बिल्कुल। मैं यहां रहकर बोर हो गया हूं, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा यादगार नहीं कर पाया हूं जिसके बारे में मैं अपने बच्चों के सामने शेखी बघार सकूं। तुमने मुझे एक अभिभावक बना दिया है जो तुम्हारे बच्चों की रक्षा करता है, आर्थर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप सब पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर मैं अपनी शक्तियों और साधनों पर लगाम लगाऊं तो ये बुरा होगा, एलेक्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिससे एग्नेस, नाइट और ब्रायन हैरान रह गए। मेरी गांड पकड़ ली। अगर आप जो रोक रहे हैं उसे रोके रखना कहते हैं, तो हम जो कर रहे हैं उसे क्या कहें? हालांकि वे ये जानने को भी उत्सुक थे कि वो आगे क्या करेगा। इस तरह के विचार उनके दिमाग में आए, लेकिन केवल आर्थर और ब्रैंडन को ही इस बात का थोड़ा सा अंदाजा था कि एलेक्स क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से अपने मन का उपयोग करके अपने अंतरिक्ष थैले में हाथ डाला और अंदर से 3 गोलेम बाहर निकाले। एलेक्स ने बाकी गोलेम को बुलाया, और जैसे ही वे अंतरिक्ष थैली से बाहर आए, एग्नेस, नाइट और ब्रायन के मुंह खुल गए। जैसे ही उन्होंने गोलेम्स को देखा, उनके द्वारा उत्सर्जित आभा से ही वे बता सकते थे कि वे शक्तिशाली थे। और ये तथ्य कि एलेक्स के पास अभी भी उतने ही शक्तिशाली गोलेम्स थे जितने कि वे लड़ रहे थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। एलेक्स संभवतः सबसे मजबूत टियर 1 में से एक था जिसे उन्होंने कभी देखा था, और तथ्य ये है कि उसके पास अभी भी लगभग 6 टियर 1 गोलेम थे जो उससे कमजोर नहीं थे। उनमें से कुछ के लिए यह विश्वास करना पागलपन था कि कुछ लोग उससे भी अधिक मजबूत हैं,
जैसे टाइटन और लीजन। लाल सैलामेंडर सेट के बिना एलेक्स लीजन से कमजोर हो सकता है और यहां तक कि टीवी 10 से केवल ड्रॉ तक ही लड़ सकता है, इससे पहले कि वह अपना सारा मैना खो दे और मारा जा सके। उनके लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया क्योंकि उन्हें असहायता में सीने में जकड़न महसूस हुई। पुरुषों, हमें छोड़ दो। मैं अभी भी ये सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बहुत ही अच्छा गोलेम कैसे बनाया जाए और साथ ही एक उच्च क्षेत्र में खेती कैसे की जाए। लेकिन तुम अपनी इस अद्भुतता से मुझे मार रहे हो, नाइट चिल्लाया। हमारे पास इन सबके लिए समय नहीं है, एलेक्स ने कहा। हाँ, आखिरकार एक युद्ध जहां मुझे अपनी क्षमताएं दिखाने का मौका मिलेगा, कुल्हाड़ी दानव ने कहा और अपने कंधे से एक बड़ी लाल कुल्हाड़ी उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके नीचे की जमीन थोड़ी हिल गई और बाकी लोग सिहर उठे। यह भी एक राक्षस है, ऐसा उन्होंने सोचा। मास्टर, हमें किसे मारना है? मैग्नेटो ने एक युवा मास्टर की तरह संयमित व्यवहार करते हुए पूछा। उसका शरीर काफी छोटा लग रहा था और उसके चारों ओर घूमती हुई धातु की तलवार उसे ऐसा प्रतीत कर रही थी जैसे कोई उसके पास भी नहीं जा सकता। एग्नेस ने आर्थर की ओर देखा। कृपया मुझे बताएं कि आपने गोलेम की चाल की नकल नहीं की, उसने कहा, लेकिन आर्थर केवल शर्मिंदगी से हंसा क्योंकि उसने मैग्नेटो के साथ लड़ाई की थी। उसे धातु की तलवारों की उपयोगिता दिखाई गई, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक हद तक उसकी नकल की, लेकिन फिर भी उसे अधिक शक्तिशाली माना गया। अब जाकर किसी और से नकल करने का उसका राज सबके सामने आया। अगर उसने फिर भी नकल की होती, किसी और के लिए यह ज्यादा बेहतर होता, लेकिन जब उसे पता चला कि उसने अपनी पसंदीदा चाल गोलेम से सीखी है, तो बाकी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। इस बीच विनाशकारी तलवार वाला गोलेम एक तरफ खड़ा रहा, जैसे हो रही घटनाओं का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपके पास इतने ही शक्तिशाली अतिरिक्त गोलेम थे और आपने उन्हें हमेशा छिपा कर रखा था? नाइट ने पूछा। बेशक मैंने ऐसा किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कहावत है, आपके पास जितने अधिक छिपे हुए कार होंगे, आपके बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, एलेक्स ने उत्तर दिया। तुम तो बस सरप्राइज से भरी पड़ी हो। तो प्लान क्या है? एग्नेस ने सिर हिलाते हुए पूछा, एलेक्स के राज जानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसने उन्हें बताया ही नहीं। इसका मतलब था कि उसे उन पर इतना भरोसा नहीं था कि वह उन्हें बता सके। हम टियर 2 युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और गॉर्डन के टियर 2 जादूगरों की सहायता करने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि हम सभी को अब इस बात पर सहमत होना होगा कि हमें किसी मध्य टियर 2 गोबलिन का सामना नहीं करना है, केवल निम्न टियर 2 गोबलिन का सामना करना है जो अभी भी लड़ाई में लगे हुए हैं। जब तक हम सभी एक ही गोबलिन पर हमला करते रहेंगे, तब तक हम पर्याप्त नुकसान पहुंचाने में सक्षम रहेंगे, एलेक्स ने अपनी योजनाएं बताते हुए समझाया। सभी ने अपने हथियार और उपकरण बाहर निकाल लिए। उनकी तलवारें रक्त की रोशनी में चमक रही थी, जो रक्त चंद्रमा से परावर्तित हो रही थी, और वे एक और अंतिम लड़ाई के लिए अपने मन को तैयार कर रहे थे। ये देखकर कि वे उससे लड़ने के लिए कितने तैयार थे, भले ही उसका लिया गया निर्णय थोड़ा आत्मघाती लगता हो, उसे गर्व हुआ कि उसके भी सगे भाई थे जो खतरे के बावजूद उसके करीब रहना चाहते थे। चार्ज, एलेक्स ने टियर 2 युद्ध क्षेत्र में दौड़ का नेतृत्व करते हुए कहा। जैसे ही वह और उसका गिरोह टियर 2 युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ने लगे, टियर 1 युद्ध क्षेत्र की प्रमुख शक्तियां आश्चर्य से देखने लगी। शहर के गार्ड और डार्कब्लिस परिवार की प्रतिक्रिया आश्चर्य से भरी थी, क्योंकि उन्होंने गॉर्डन की अगली पीढ़ी के नेता एलेक्स और उसके गिरोह को टियर लड़ाइयों को अलग करने वाली बाधा को पार करते हुए देखा, क्योंकि वे अंततः टियर 2 युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य की भावना तुरंत गायब हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि गॉर्डन परिवार के दिमाग में किस तरह का मिशन है। एलेक्स ने लीजन को आगे बढ़कर आक्रमण का नेतृत्व करने को कहा, जबकि कुल्हाड़ी दाना और विध्वंसक तलवारबाज उसके साथ साथ उसके बाएं और दाएं भाग में रहे। मैग्नेटो उनके पीछे चल रहा था। गॉर्डन का मुख्य गिरोह उनसे थोड़ा पीछे था जब वे गॉर्डन के टियर 2 युद्ध स्थल की ओर भाग रहे थे।
गोबलिन और मानव जादूगरों ने युद्ध क्षेत्र में एक नए सदस्य को देखा, जो उनके लिए काफी आश्चर्य की बात थी क्योंकि किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। चूंकि किसी भी टियर 1 ने कभी भी टियर 2 जादूगरों की सुरक्षा के बिना टियर 2 युद्ध क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं की थी। ये सभी के लिए सामान्य ज्ञान था कि युद्ध क्षेत्र को पार करना हमेशा आसान नहीं था, क्योंकि वे कभी भी आसानी से मारे जा सकते थे यदि वे दुश्मन सेना द्वारा संगठित हो गए। एलेक्स और उसके साथियों ने अपने पहले प्रतिद्वंदी को तुरंत ढूंढ लिया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गॉर्डन परिवार के टियर 2 जादूगर टियर 2 गोबलिन्स के एक समूह से भिड़ रहे थे, उन्होंने जल्दी से एक गॉबलिन को पकड़ लिया जो गॉर्डन परिवार के एक अन्य जादूगर के खिलाफ वार कर रहा था, क्योंकि उसने कबीले के कॉटेज पहन रखे थे। एलेक्स और गैंग ने जल्दी से उन दोनों को घेर लिया। एलेक्स ने अपने गोलेम को देखा और उन्हें एक और टियर 2 गॉबलिन चुनने और घात लगाने का आदेश दिया। हालांकि वह और गैंग अकेले ही दूसरे टियर 2 गोबलिन का सामना कर सकते थे, लेकिन एलेक्स आगे बढ़कर सीधे लड़ना चाहता था। लेकिन उसने महसूस किया कि जब वह कमान संभाल रहा था तो उसका प्रभाव कहीं बेहतर था, इसलिए उसने पीछे रहकर दुर्लभ वस्तु की रक्षा करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे आदेश मिले थे। टियर 2 गॉबलिन के हमलों को बाधित करने के लगभग 2 मिनट बाद ब्रैंडन ने उस पर मंत्र भेजकर या किसी अंधे स्थान से अपनी तलवार से हमला करके गॉबलिन को नोटिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उसके लिए स्पष्ट हो गया था कि जिस तरह से लड़ाई चल रही थी, ये जल्द ही एक बुरी स्थिति में प्रवेश करने वाला था। ये पीछे हटने वाला था जब एलेक्स ने एग्नेस की ओर इशारा किया, जिसने अपने कर्मचारियों को 3 बार जमीन पर पटक दिया। एग्नेस ने एक उन्नत पृथ्वी मंत्र का जाप किया और अपने मन को कर्मचारियों के माध्यम से जमीन पर भेज दिया। गोबलिन के नीचे की धरती हिलने लगी क्योंकि पृथ्वी के तत्वों से बने अनगिनत हाथ बाहर आ गए और गोबलिन के पैरों को पकड़कर उसे अपनी जगह पर रखा। गोबलिन ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और पृथ्वी को तोड़ने की कोशिश की। उसके हाथ उसके पैर पकड़े हुए थे। पृथ्वी कुंडलित हो रही थी। हाथ बिल्कुल छाया बांधने के कौशल की तरह थे जो प्रतिद्वंदी की गति को प्रतिबंधित करते थे। लेकिन जब तक जिस व्यक्ति को रोका जा रहा है वो प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है, वो स्वतंत्र रहेगा। और यहीं से गोबलिन का आत्मविश्वास आया, क्योंकि मंत्र एक मानव जादूगर द्वारा डाला गया था। लेकिन उसने कुछ गलत गणनाएं की। वो न केवल टियर 1 बदमाशों का सामना कर रहा था, बल्कि एक अनुभवी टियर 2 जादूगर का भी सामना कर रहा था, जो उसके बराबर शक्तिशाली था। और एग्नेस मंत्र से हुई थोड़ी सी गड़बड़ी ने जादूगर को गोबलिन पर एक गंभीर हमला करने का मौका, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसकी पीठ पर ढाल है। टियर 2 जादूगर ने एक सेंट और अर्थ स्पीयर मंत्र दिया जो गोबलिन के हृदय को छेदते हुए सीधे उसकी छाती के दूसरी ओर जा लगा। गोबलिन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव सभी को दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो अनिच्छा से मर गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी जल्दी कैसे मारा गया, और उसका प्रतिद्वंद्वी शक्ति के स्तर में उसके बराबर था। इसका मतलब यह है कि विजेता का फैसला होने से पहले लड़ाई काफी लंबी होनी थी। उसे पूरा विश्वास था कि लंबी लड़ाई के बाद अंतिम हंसी उसकी ही होगी, क्योंकि गोबलिन की जन्मजात सहन शक्ति के कारण लंबी लड़ाई उसकी विशेषता थी। उसके पास ये सभी सिद्धांत थे, जब तक कि एलेक्स और उसके टियर 1 समूह ने आकर उसकी योजनाओं को बिगाड़ नहीं दिया। और यही कारण था कि उसने एक साथी खोजने के लिए पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन जब पृथ्वी के हाथों ने उसके पैरों को रोक दिया तो उसके प्रतिद्वंदी को उस पर घातक प्रहार करने का अवसर मिल गया, जिससे उसकी जान चली गई। टियर 2 जादूगर ने एलेक्स और उसके गिरोह को अंगूठा दिखाकर धन्यवाद कहा, लेकिन एलेक्स यहां खुशामद के लिए नहीं था, क्योंकि उसने जल्दी से एक और दुश्मन चुन लिया। वो और उसका गिरोह उसकी जान ले लेंगे, क्योंकि सभी गोलेम पहले से ही उनके दूसरे प्रतिद्वंदी में थे। तथ्य यह है कि उन्होंने उससे पहले लड़ाई खत्म कर ली, जिससे उसे मुस्कुराहट मिली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो अपनी खुद की रचनाओं को बदल रहा था कि कौन तेजी से मारता है। टियर 2 गोबलिन को मारने पर 300 अनुभव प्राप्त हुआ। टियर 2 गोबलिन की मौत में शामिल होने पर 50 अनुभव प्राप्त हुए। एलेक्स मुस्कुराता है,
क्योंकि उसे एहसास होता है कि सिस्टम ने अभी भी उसे गोब्लिन की हत्या के लिए इनाम की पेशकश की है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये उसकी मौत में भागीदारी को दर्शाता है। जैसे जैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग किया, वे गॉब्लिन को मारने में टियर 2 की सहायता करने में माहिर हो गए। और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार टियर 2 युद्ध क्षेत्र में मानव जादूगरों के पक्ष में लाभ बढ़ने लगा था, और जादूगरों ने इस स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे गॉर्डन परिवार की युवा पीढ़ी के समर्थन से बाघों में बदल गए। एलेक्स पीछे से सब कुछ देख रहा था, और वे हत्यारे की तरह थे जो हमेशा उसके आदेश पर हमला करने के लिए तैयार रहते थे, और जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती थी तो एलेक्स लाल सैलमेंडर गॉन्टलेट को बुलाता और हमला कर देता और एक पल में गोब्लिन को मार देता। एलेक्स के गॉन्टलेट पंजों से हमला करने के बाद भी कोई भी गॉब्लिन मौत से बच नहीं पाया। यह सबसे मजबूत रक्षा कवच को भी भेदने में सक्षम था, और जब तक कोई टियर 4 कवच नहीं था। एलेक्स उस समय पानी में मछली की तरह था जब उसने अपने पंजों से हमला किया था। आकाश में होग गोब्लिन के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब भाव था, जिसे मानव जादूगरों द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन देखने वालों के लिए यह स्पष्ट था कि वो बहुत पागल था। यहां तक कि एक बच्चा भी देख सकता था कि जिस तरह से चीजें चल रही थी, उससे टियर 2 युद्ध क्षेत्र निश्चित रूप से मानव जादूगरों द्वारा जीता जाएगा, क्योंकि लीजन के टियर 1 के शिखर पर पहुंचने के कारण एलेक्स गोलेम्स ने 250 से अधिक टियर 2 गॉब्लिन की हत्या कर दी थी। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने उन्नयन का अनुरोध पूरा करने के बाद अपनी बुनियादी भाला विद्या तकनीकों को मध्यवर्ती भाला विद्या तकनीकों तक उन्नत कर लिया, जिससे उसकी मारक क्षमता में वृद्धि हुई। वास्तव में उसने एलेक्स और अन्य गोलेम की सहायता से टियर 2 गोब्लिन्स के साथ कुछ चालें पार की, इससे पहले कि वह बिना किसी खरोंच के जीतने में सक्षम हो। हालांकि एलेक्स और उसका गिरोह थोड़ा धीमा था, लेकिन वे भी 110 गॉब्लिन की मौत में शामिल रहे हैं। धीरे धीरे प्रत्येक सहायता के साथ वे छिपकर हमला करने के आदी हो गए, और यहां तक कि वे गोब्लिनों पर जानलेवा वार करने में भी सक्षम हो गए, जिससे एलेक्स अधिक खुश हुआ, क्योंकि जब उनमें से कोई एक हत्या करता था तो उसे अतिरिक्त अनुभव और सिस्टम अंक प्राप्त होते थे। और वे जो विनाश कर रहे थे उससे गोब्लिन चिंतित होने लगे थे, क्योंकि अब वे बहुत बड़े नुकसान में थे। वहां के नेता मानव जादूगर शिविर के नेताओं के साथ लड़ाई में फंस गए थे और उनकी सहायता करने में सक्षम नहीं थे। तो अभी एलेक्स और उसका दल युद्ध के मैदान में तैर रहे थे और निम्न टियर 2 गॉब्लिन को मारने की तलाश कर रहे थे, और जब वे थक गए तो वे सांस लेने के लिए युद्ध के मैदान के किनारे पर वापस भाग गए, और जब उन्होंने पर्याप्त सहनशक्ति जमा कर ली तो वे युद्ध के मैदान में वापस लौट आए। वे अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों से लड़ने से तेजी से अनुभव प्राप्त कर रहे थे, और एलेक्स से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता था, जो उनके द्वारा किए जा रहे सुधारों को देख सकता था, क्योंकि उसके पास एक प्रणाली थी। जब भी उसे मौका मिलता वो बार बार उन पर अपने निरीक्षण कौशल का प्रयोग करता था, और यही कारण था कि वह उन्हें कौशल के साथ अधिक बार उपयोग करने के लिए कह पाता था, क्योंकि वे बार बार अपने कौशल को स्तरीकृत करते थे। लेकिन उनके पास शक्तियों में वृद्धि के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वे अभी भी लड़ाइयों में व्यस्त थे। सबसे अधिक प्रगति आर्थर ने की, क्योंकि उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को बदलने के लिए अपने मन का उपयोग किया जब उसने उड़ने वाली सुनहरी तलवार मंत्र का उपयोग किया। वो इतना कुख्यात था कि वह जहां भी जाता था लोग उससे बचते थे, क्योंकि उसके हमले बहुत तेज थे और अधिक नुकसान पहुंचाते थे, और उसे हमला करने से पहले वास्तव में इतना करीब होने की जरूरत नहीं थी। वह दूरी पर रहकर भी लंबी दूरी से हमला कर सकता था। इससे उसका मन और अधिक बाहर निकल जाता था, और एलेक्स को यह बात समझ में आ गई कि चूंकि वो मैग्नेटो के उड़ते हुए सुनहरे तलवारों के हमले की नकल करने की चाहत में हमेशा अपने मन को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहा था, इसलिए उसका मन पूल एक सामान्य मध्य टियर 1 जादूगर की तुलना में अधिक बढ़ रहा था। ठीक उसी तरह जैसे युवा पीढ़ी और एलेक्स के गोलेम ने ब्लड मून के अंत में 1000 से अधिक गॉब्लिनों को मारने में मदद की। शेष टियर 2 गॉब्लिनों ने, जिन्होंने चंद्रमा के रंग को वापस ग्रे रंग में बदलते देखा,
राहत की सांस ली क्योंकि ये उनके लिए अंतरिक्ष की आंख की ओर वापस भागने का संकेत था, इससे पहले कि वे अपनी दुनिया में वापस जा सके। वे सभी जानते थे कि उन्होंने रक्त चंद्रमा के अंत के कारण अपने जीवन बचाए थे, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगे। तथ्य यह है कि मानव जादूगरों के पास अब उनसे अधिक संख्यात्मक लाभ थे, जो उनमें से किसी के लिए भी स्पष्ट था। इसलिए जब उन्होंने पीछे हटने का आदेश सुना तो उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और पूरी गति से वापस भागे। कुछ तो पहले से ही अन्य गोबलिनों से तेज दौड़ने के अपने विभिन्न तरीकों के बारे में सोच रहे थे। वे युद्ध के मैदान पर एक सेकंड भी और नहीं बिताना चाहते थे। उनके लिए हर सेकंड उनकी मृत्यु के करीब एक समय सीमा की तरह था, क्योंकि वे कुछ छोटे टियर एक जादूगरों और कुछ डरावने गोलेम से भयभीत थे। फिर भी जादूगरों ने इसका फायदा उठाकर उन्हें पकड़ लिया क्योंकि वे अंतरिक्ष की ओर भाग गए थे। गोबलिन्स को नहीं पता था कि उन पर उड़ रहे कई मंत्रों के कारण अगला कौन मरने वाला है, और यहां तक कि सिटी गार्ड ने भी गोबलिन्स का पीछा करने में सहायता करना शुरू कर दिया। यह पहली बार था कि गोबलिन्स इतनी बुरी तरह हार गए। अगली बार जब हम वापस आएंगे तो खून बहेगा। मेरा विश्वास करो, आज की लड़ाई के बाद हम आप सभी के लिए तैयार रहेंगे। होप गोबलिन ने यह बयान उस समय छोड़ा जब वह अंतरिक्ष की आंख को पार करने वाला था। जब एलेक्स ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि टाइटन गोबलिन की लाशों के एक बड़े पहाड़ पर बैठा है, जबकि टियर 3 गोबलिन का शव फर्श पर पड़ा है और टियर 3 गोबलिन की छाती में एक बड़ी कुल्हाड़ी घुसी हुई है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। योद्धा, तुम्हारा नाम क्या है? टाइटन ने पूछा। रासल जुक, महान पवन गॉब्लिन के सदस्य, तुम मुझसे भले ही जीत गए हो, लेकिन मेरा भाई तुम्हारे स्वामी को मारकर मेरा बदला लेगा। गॉब्लिन ने अपनी आखिरी ताकत से कहा। मेरे स्वामी को मार डालो? हाँ, मुझे लगता है कि आप बहुत गलत हैं। चाहे कोई भी आए, हम उसे काट देंगे, और अगर हम काटेंगे तो हम खुशी से उसके लिए अपनी जान दे देंगे और वह निश्चित रूप से मजबूत होकर वापस आएगा। आप भ्रम में हैं यदि आप सोचते हैं कि एक छोटा सा गॉब्लिन मेरे अपने स्वामी को मार देगा, टाइटन ने उत्तर दिया। और गॉब्लिन ने क्रोध में खून थूक दिया। वो एलेक्स में टाइटन के अंधे भाग्य के कारण निराश था। टाइटन के साथ लड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये एक अनोखा गोलेम था जो उस क्षेत्र में पहुंच गया था जहां वो खुद के लिए सोच सकता था। इसलिए वह अभी भी भ्रमित था कि वह अभी भी एक इंसान के अधीन क्यों रहना चाहता था। टाइटन के विकल्पों पर उलझन में ये मर गया। जब गोबलिन्स अंतरिक्ष की आंखों में भागना समाप्त कर चुके थे और ब्लड मून की जीत समाप्त हो गई थी, तो मानव जादूगर युद्ध के मैदान में गिरने लगे। ये बहुत लंबे समय में पहली बार था कि उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली थी। वे इस बात से काफी आश्चर्यचकित थे कि ये लड़ाई केवल टियर एक जादूगरों के एक समूह और वहां के गोलेम्स की मदद से जीती गई थी। ये पहली बार था कि एक टियर एक जादूगर ने मध्य टियर ब्लड मून लहर के प्रवाह को बदल दिया था। यह संभव हो सकता था यदि ये निम्न स्तरीय रक्त चंद्रमा तरंग होती, क्योंकि निम्न स्तरीय रक्त चंद्रमा तरंग की अंतरिक्ष आग की सारी ऊर्जा इतने सारे टियर एक गोबलिन को बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, जिसका अर्थ है कि वे टियर 3 द्वितीय आयाम के प्राणी भी नहीं होंगे। इसलिए ऐसे युद्ध क्षेत्रों में टियर एक जादूगरों के पास अधिक चमकने के अवसर होते हैं। ऐसी उपलब्धियों के साथ ये स्पष्ट था कि एलेक्स और गॉर्डन्स परिवार का नाम शहर में बहुत लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। ब्रायन अभी भी अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो अविश्वसनीय रूप से थके हुए शरीर के साथ चंद्रमा को देख रहा था। उसने वास्तव में राहत महसूस की कि ये सब खत्म हो गया था, और उसने खुद से वादा किया कि यह आखिरी बार होगा जब वह एलेक्स के साथ फिर कभी इतनी खतरनाक चीज में गोता लगाएगा, क्योंकि उसके शरीर की हर हड्डी दर्द से तड़प रही थी और वह सांस लेने की कोशिश में फर्श पर गिर पड़ा था। वो याद करते हैं कि कैसे वे हर बार जब भी मैना खत्म हो जाता था, टियर 2 युद्ध के मैदान की सीमा तक भागते थे, और भागते समय उन्हें कभी भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि उन्हें आने वाले मंत्रों से बचना पड़ता था जो उनके सहन शक्ति के स्तर में गिरावट लाते थे। सब कुछ बहुत जोखिम भरा था और उन्हें इस तथ्य से नफरत थी कि उन्हें इसमें शामिल होने से मिलने वाला रोमांच पसंद था। आखिरकार वो उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है
वो हमेशा शांत रहता है, लेकिन आज मामला अलग था। उसने अपने चरित्र से हटकर काम किया और वह दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक गलती से किसी की जान जा सकती थी। लेकिन सौभाग्य से वे जीवित बचे रहे और उन्होंने कई टियर 2 गॉब्लिनों को मारकर और टियर 2 गॉब्लिनों की रीढ़ तोड़कर उनमें मृत्यु की भावना पैदा करके मानव जादूगरों के पक्ष में लाभ को बढ़ाने में सक्षम हुए। उनके डरावने स्वभाव के कारण उन्हें हर समय जल्दबाजी में हमला करने के लिए मजबूर किया गया और जादूगरों ने टियर 2 युद्ध के मैदान की लड़ाई को बहुत आसान तरीके से जीत लिया, क्योंकि वे गोलेम के प्रभाव के कारण अगले मरने से डरते थे, क्योंकि वे बिना किसी असफलता के मारते रहे। ड्रेको ने आसमान से बच्चों के समूह को देखा। वो वर्णन नहीं कर सकता था कि जब उसने उन्हें देखा तो उसके अंदर क्या महसूस हुआ। स्पष्ट रूप से अगर वे बड़े होने में सक्षम थे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे गॉर्डन परिवार के लिए एक महान जोड़ होंगे। शहर के संरक्षक और अन्य टियर 6 जादूगर उसे सवालों वाली नजरों से देखते रहे और ड्रेको उन सवालों से निपटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास भी बच्चों से पूछने के लिए कुछ सवाल थे। शहर के संरक्षक ने भी पास आकर उन्हें और गॉर्डन परिवार को एक और उल्लेखनीय प्रतिभा पैदा करने के लिए बधाई दी, जो न केवल एक महान युद्ध रणनीतिकार या कमांडर था, बल्कि एक उल्लेखनीय योद्धा भी था। और ये एक ऐसा हिस्सा था जिसे सभी ने बहुत देर से महसूस किया, क्योंकि उन्होंने वास्तव में कभी भी टियर 1 युद्ध के मैदान में लड़ाई नहीं लड़ी थी। इसलिए सभी ने मान लिया था कि वह लड़ाई में अच्छे नहीं हैं। लेकिन उन पर की गई हत्या से लेकर उस हिस्से तक जहां उन्होंने टियर 2 युद्ध के मैदान में लड़ाई का नेतृत्व किया, उनके प्रदर्शन ने उन्हें पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। वो बहुत ही दबंग तरीके से अपना प्रभुत्व दिखाना सुनिश्चित करता था, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि जो कोई भी उसे देखता है उसके मन में उसकी छवि उभर आती है, क्योंकि वो इतनी आसानी से हत्या करता था कि आपको लगता था कि वह कोई किशोर नहीं है। गिरोह के सभी लोग ठंडी जमीन पर ही रहे, क्योंकि वे पहले से ही बहुत थके हुए थे और उन्होंने अपनी सहन शक्ति वापस पाने की पूरी कोशिश की। एलेक्स अकेला खड़ा उन सभी को जमीन पर पड़ा देख रहा था। अपनी गांड ऊपर उठाओ, आलसी बेवकूफ, एलेक्स ने कहा। भाड़ में जाओ एलेक्स, आर्थर ने उसे कोसा, जिससे बाकी लोग हंस पड़े, क्योंकि वो हमेशा एलेक्स का समर्थन करने वाला पहला व्यक्ति होता था। लेकिन आज मामला अलग था। हालांकि एलेक्स अभी भी खड़ा होने में सक्षम था, क्योंकि उसने धीरज कॉलम में सभी आंकड़े बिंदु डाले थे। उसने अपनी सिस्टम स्थिति की जांच शुरू कर दी, क्योंकि उसने महसूस किया कि कोई भी उसे परेशान नहीं करता है। उसने देखा कि वह टियर 1 के शिखर को पार कर चुका था, लेकिन टियर 2 जादूगर बनने से वो अभी भी बहुत दूर था। जैसे ही वो कल्पना कर रहा था कि उसके लड़कों के चेहरे कैसे होंगे जब वो उन्हें बताएगा कि उसने एक और बड़ी सफलता हासिल की है, टाइटन 2 अलग दिखने वाली वस्तुओं को पकड़े हुए उसके पास आया। ये टियर 3 गोलेम का पावर स्टोन है, आर्थर ने उस समय कहा जब टाइटन ने एलेक्स के हाथों में 2 वस्तुएं गिरा दी, जिससे उसे ये देखने का मौका मिला कि वे वास्तव में क्या थे। दूसरी वस्तु क्या है? ब्रैंडन ने असमंजस में पूछा, क्योंकि उसने पहले कभी कोई ऐसा पावर स्टोन नहीं देखा था जो हरी रोशनी से चमकने वाली दूसरी वस्तु जैसा दिखता हो। यह स्पष्ट रूप से उन सभी पावर स्टोन से अलग दिखता था जिन्हें उन्होंने पावर स्टोन के अपने ज्ञान के आधार पर कभी देखा था। यह कोई साधारण शक्ति पत्थर नहीं है, ये एक मौलिक शक्ति पत्थर है जो अपने अंदर वायु तत्व की शक्ति लेकर आता है। ब्रायन ने ब्रैंडन के उन सवालों को सुनकर एग्नेस को छोड़कर सभी को भ्रमित कर दिया। ओह, ये कुछ मूल्यवान है। टाइटन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो जानता था कि तुम खजाने की पहचान करना जानते हो, एलेक्स ने टाइटन का सामना करते हुए कहा, जिसने अंगूठे से धन्यवाद दिया और बाकी गोलेम्स की ओर मुड़ा जो उसकी नई विकास अवस्था की जांच करने के लिए उसके करीब आ रहे थे, क्योंकि वे उत्साह और खुशी में हाँफ रहे थे। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि इस एलिमेंटल पावर स्टोन ने मेरे लिए क्या रखा है, एलेक्स ने कहा। जब उसने दोनों वस्तुओं को एक साथ रगड़ा, उसकी आंखों में छोटी छोटी चमक थी, मानो उसने कोई बड़ा जैकपॉट जीत लिया हो। इससे वो एक छोटे चोर की तरह लग रहा था।
एग्नेस को दर्द हो रहा था क्योंकि वह एलेक्स को कुछ मूल्यवान चीज मिलने पर खुश देख रही थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसे ये खबर कैसे बताए कि मूल्यवान चीज उसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, ब्रायन ने कहा, यह आपके लिए व्यावहारिक रूप से बेकार है क्योंकि आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? समझाओ चालाक। एलेक्स ने ब्रायन से पूछा, लेकिन एग्नेस से जवाब की उम्मीद कर रहा था क्योंकि वो उसके सामने था। आखिरकार उसे उस पर ज्यादा भरोसा था कि वह उसे इस तरह की चीजों पर धोखा नहीं देना चाहती थी। दरअसल वह सही कह रहा है, जैसा उसने कहा कि ये एक तात्विक शक्ति का पत्थर है जिसमें वायु तत्व की शक्ति है, और मुझे याद नहीं कि आपके पास वायु तत्व था, जिसका अर्थ है कि इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं है। एग्नेस ने सामान्य भाषा में कहा। उसे लगा कि वह समझ जाएगा। एलेक्स, आर्थर, नाइट, ब्रैंडन। ओह, तीनों बेवकूफों ने एक साथ कहा कि उन्हें मौलिक शक्ति पत्थर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वे इसे स्वीकार करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इसलिए जब एग्नेस ने उन्हें समझाया तो उन्होंने एक ही बात कही। जैसे ही एलेक्स ने उसकी बातें सुनी, उसके चेहरे पर एक तनाव आ गया और ऐसा लग रहा था जैसे उसने गलती से एक होसुफ्लाई निगल ली हो। अगर वे उसे नहीं जानते तो वे सोचेंगे कि वह रोने वाला है। तो इस चीज का क्या उपयोग है? मैंने सुना है कि यह बहुत मूल्यवान है, लेकिन मेरे द्वारा उपयोग करने योग्य नहीं है। जिसने इसके लिए लड़ाई लड़ी, मेरे पास किस प्रकार का कुत्ते का भाग्य है। मुझे अपना तत्व भी नहीं मिल सकता है, एलेक्स ने झुंझलाहट में कहा। लास्ट परिवार इसे आपसे खरीद सकता है, और बहुत ऊंची कीमत पर। चिंता ना करें, हम आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोचेंगे। यदि आप इसे हमारे लिए बेचते भी हैं तो हमें आज के ब्लड मून इवेंट से होने वाले लाभ का 50% आपको देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही एलिमेंटल पावर स्टोन के लिए भुगतान करने के बाद भी, ब्रायन ने कहा। इस अनुरोध ने एलेक्स को कुछ सेकंड के लिए अवाक कर दिया, क्योंकि लैंस्ट परिवार वास्तव में आज बहुत सारे गॉब्लिनों की मौत के लिए जिम्मेदार था। इसलिए पहले से ही उनके पास मौजूद 30% के ऊपर अतिरिक्त 20% एक बुरा विचार नहीं था। हालांकि वो वास्तव में मौलिक शक्ति पत्थर के मूल्य को नहीं जानता था, लेकिन जब तक वे अभी भी इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, ये एक अच्छा सौदा था। इसलिए वह ब्रायन के पास गया, जो जमीन पर बैठ गया और डील कहते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। डील, लैंजट ने हाथ मिलाते हुए कहा, और मुझे आशा है कि इससे हमारा काम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी काम है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। 9 पूंछ वाले लोमड़ी, एलेक्स ने कहा, और शहर के द्वार की ओर वापस चलने लगा। गिरोह के बाकी लोग जल्दी से अपने थके हुए शरीर को अपने साथ घसीटते हुए चले गए। जैसे ही उसने गॉर्डन कबीले के टियर एक जादूगरों को अपने साथ वापस बुलाया और शहर की ओर वापस चल पड़े। ब्लड मून के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। एस्टोनिया शहर के लोग गॉर्डन कबीले के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते थे। ये हर परिवार के मुंह पर था, क्योंकि वे चर्चा करते थे कि उनकी अगली पीढ़ी उनके पहले वालों की तुलना में अधिक भयानक थी। और जब भी गॉर्डन कबीले की अगली पीढ़ी के बारे में बात की जाती थी, तो वे निश्चित रूप से एलेक्स का नाम लेते थे, क्योंकि उन्हें पहले ही टियर एक क्षेत्र का अंतिम राजा की उपाधि दी जा चुकी थी। और जब भी एलेक्स का नाम लिया जाता था तो वे निश्चित रूप से उसके अधीन 4 महान जादूगरों का नाम लेते थे, जैसे ब्रैंडन, आर्थर, एग्नेस और नाइट। लेकिन वे एक अन्य महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करना भी नहीं भूलते थे, जो लैंजट परिवार से ब्लड मून में उनके पक्ष में लड़े थे। ब्रायन लैंजट परिवार के अगले नेता थे। अन्य परिवारों और कुलों ने अपने नामों का उपयोग अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया कि उन्हें किस स्तर पर होना है, क्योंकि कोई भी परिवार पीछे नहीं रहना चाहता था। वे सभी पहचाने जाना चाहते थे। हालांकि हर कोई डार्क ब्लिस परिवार के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्लड मून युद्ध जीतने में सक्षम होने के उनके साहस के लिए उनकी प्रशंसा की। और ये जीतने का एक फायदा था। जब तक आप जीतते हैं, आपका नाम पूजा और सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन यदि आप एक ऐसे दल में शामिल होते जो ब्लड मून में हार जाता, तो कोई भी आपकी बहादुरी को याद करने की जहमत नहीं उठाता।
चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों न हो या कितने भी दूसरे आयाम के जीवों को तुमने मार डाला। केवल विजेताओं ने ही इतिहास लिखा। गॉर्डन और लैंड परिवार की अगली पीढ़ी की उपलब्धियों ने शहर के सभी रक्षकों के अहंकार को बहुत बढ़ावा दिया, जो हमेशा लड़ते रहते थे। इससे उन्हें गर्व हुआ कि शहर ने एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है जो भविष्य में अपने विरोधियों के मन में भय पैदा कर सकता है। 3 दिन बाद एस्टोनिया शहर के नगर स्वामी को उनके आसपास के अन्य 2 टियर 3 शहरों से समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने सुना था कि कैसे वे अपने पहले हमले में सभी टियर 1 गोब्लिनों को खत्म करते हुए गोब्लिनों को हराने में सक्षम थे। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के मैदान की जांच करने के लिए दूत भेजने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि ये एक वैध जानकारी थी और उन्होंने लड़ाई के परिणाम को भी कम करके आंका था। और वे जानते थे कि शहर के गेट के बाहर एक दूसरे के ऊपर ढेर सारे मृत गॉब्लिन रखे हुए थे, क्योंकि वे उनके शरीर से सभी शक्ति पत्थरों को निकालने के बाद उन्हें जलाने की तैयारी कर रहे थे। यह भी उसी दिन था जब उन 2 शहरों के दूत आए थे कि शहर के स्वामी को पता चला कि अन्य शहर उनके जितने भाग्यशाली नहीं थे। वे आश्चर्यचकित थे कि गोब्लिन की संख्या कम क्यों थी, लेकिन इसका उत्तर यह था कि गोब्लिन जाति के पास बहुत सारे सैनिक थे। 13 देशों में एआई सुंदर महिलाओं को इस तरह देखता है ब्यूटी, और उन्होंने न केवल उन पर हमला किया बल्कि उनके आसपास के 2 शहरों पर भी हमला किया, लेकिन वे अत्यधिक टियर 1 गोब्लिन के खिलाफ ठीक से बचाव नहीं कर सके, जिसके कारण उन शहरों के टियर 1 शहर के रक्षकों का पूरी तरह से सफाया हो गया। और जिन कुलों ने उनका समर्थन किया, उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी की रक्षा के लिए विशेष साधनों का उपयोग किया, जिससे वे शहर में वापस भाग गए, जबकि मुक्त किए गए टियर 1 गॉब्लिन टियर 2 लड़ाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। टियर 2 गॉब्लिन की मदद करना और कई टियर 2 मानव जादूगरों को मारना, ये एक खूनी लड़ाई थी और केवल टियर 3 जादूगर प्रभावित नहीं हुए थे। और अभी वे शहर पहले से ही टूटने के कगार पर थे और इस तरह के एक और हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए अधिकांश प्रभावशाली परिवार और कबीले एस्टोनिया शहर में जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ऐसा बड़ा कदम केवल शहर के स्वामी की सहमति से ही उठाया जा सकता था, और इसीलिए दूत भेजे गए थे। उनका प्रस्ताव बहुत सरल था कि वे एस्टोनिया शहर के लिए अगले ब्लड मून पर तब तक रुकेंगे और लड़ेंगे जब तक कि राजधानी शहर की सुरक्षा को फिर से बनाने में मदद के लिए शहर के गार्ड और बिल्डरों की एक और टुकड़ी नहीं भेज देती। उन्होंने एस्टोनिया शहर में ही रुकने और उन 2 शहरों को फिलहाल छोड़ने की योजना बनाई। गॉर्डन परिवार की निजी बैठक में ड्रेको अंदर आया और उस सिंहासन पर बैठ गया जिस पर 7 नंबर लिखा था। तुम कब बोलने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि हम कब से रक्तचंद्र युद्ध के बाद तुम्हारे एकांत से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं? मोटे 5वें बुजुर्ग ने दबंग लहजे में कहा। बूढ़े 5वें, आपकी आवाज बहुत तेज है। मुझे लगता है कि आपको इसे समायोजित करना होगा। क्या आप इसे थोड़ा कम नहीं कर सकते? हम दोनों जानते हैं कि अगर मैं एकांत में नहीं गया होता तो मैं वो अवसर खो सकता था जो मेरे पास अभी है, या आप खुश नहीं हैं कि मैं अंततः मध्य टियर 6 क्षेत्र में पहुंच गया हूं? ड्रेको ने अपनी आवाज में शेखी बघारते हुए कहा। ओह, मैं देख रहा हूं कि तुम अंततः मेरे समान ही दायरे में पहुंच गए हो, और तुम्हें विश्वास है कि तुम में मुझसे बराबरी पर बात करने की हिम्मत है। क्या तुम मरना चाहते हो? 5वें बुजुर्ग ने अपने शरीर के चारों ओर की चर्बी को हिलाते हुए चिल्लाया और उसने अपने हाथ पर जोर से प्रहार किया। अपने सिंहासन पर चावल के लिए पृथ्वी तत्वों की एक छोटी सी लहर बना रही है और बाघ गोलेम अपने सिंहासन के चरणों में आराम कर रहा है। चारों तरफ खड़ा है क्योंकि वो अब ड्रेको पर खंजर घूर रहा था। जिस क्षण ड्रेको ने गोलेम को देखा, उसने तुरंत अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। बेशक वह जानता था कि बाघ गोलेम कौन था। ये 5वां बड़ा पहला गोलेम था जिसे उसने जंगल में रहने के दौरान मिली प्रेरणा के बाद बनाया था। इसे टियर 2 गोलेम के रूप में बनाया गया था, जबकि 5वां बुजुर्ग अभी भी टियर 1 जादूगर था, और इसने अभी भी महान युद्ध शक्ति दिखाई है और इसकी प्रवृत्ति एक जानवर की तरह है। ये किसी ऐसी चीज की तरह व्यवहार नहीं करता था जो सामग्रियों से बनी हो
और ये एक टियर 7 गोलेम भी था जो कुलपति के समान ही था। ये एक कारण था कि 5वें बुजुर्ग को हमेशा एकांत में रहता था ताकि अन्य कुलों को उसके गोलेम की शक्ति का इतनी जल्दी पता न चल सके, चूंकि गॉर्डन परिवार ने इसे गुप्त रखा था। यदि तुम लड़ना चाहते हो तो मुझसे सीधे लड़ो, हमारे गोलेम को लड़ाई में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्रेको ने बेशर्मी से गोलेम को अपनी बाहरी शक्ति बताकर खारिज करने की कोशिश की। जब तुम्हारे पास लड़ने की हिम्मत हो तो जवाब देना, वरना मैं अपनी बड़ी बिल्ली से तुम्हें कुछ काम करवा दूंगा। 5वें बड़े ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा जब उसने ड्रेको को पीछे हटते देखा। हालांकि वह निराश था। उसने ड्रेको को अपने पास आने दिया, लेकिन जब भी वो अपने टाइगर गोलेम की शक्ति के बारे में सोचता तो उसे बहुत अच्छा लगता था। अब बहुत हो गई गपशप, हमें युद्ध क्षेत्र एरेडिस का दूसरा आधा हिस्सा चाहिए। बड़े बुजुर्ग ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। ऐसा लग सकता है कि वह कोई अनुरोध मांग रहा है, लेकिन जो लोग उसे जानते हैं वे जानते हैं कि वह कभी अनुरोध नहीं मांगता बल्कि आदेश देता है, और गॉर्डन के परिवार में उसके आदेश ही कानून थे और केवल कुलपिता ही उनसे बाध्य नहीं था। ड्रेको ने डिस्क को अपने हाथों में फेंक दिया और अपने सिंहासन पर वापस झुक गया, क्योंकि वह अपने पिता द्वारा डिस्क चलाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो एलेक्स को फिर से देखना चाहता था और इस बार वो उचित विश्लेषण सुनिश्चित करना चाहता था। वीडियो देखने के बाद वहां बैठे सभी बुजुर्ग कुलपति की ओर देखने लगे और वे इस बात का इंतजार करने लगे कि वो उन्हें जो कुछ उन्होंने देखा था उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण देगा। क्या? कुलपति ने पूछा। मैं असभ्य होने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मुझे पता है कि परिवार के पास टियर 3 चिन्ह वाला स्पिरिट कवच नहीं है, और एलेक्स ने जो कवच पहना था उसकी शिल्पकला और डिजाइन से स्पष्ट है कि वह एक शिखर कवच था, और केवल एक महान लोहार ही इतनी सुंदरता और विशिष्टता के साथ ऐसा कुछ कर सकता था। तो मुझे ये पूछने के लिए क्षमा करे प्रिय भाई, लेकिन आपके पोते को इतना अच्छा कवच कहां से मिला? 5वें बुजुर्ग ने पूछा। मुझे पता है कि आप इसे वहन नहीं कर सकते और ये एक तथ्य है, इसलिए हमसे झूठ मत बोलिए, बड़े बुजुर्ग ने कहा, जिससे कुलपति का चेहरा उतर गया। वास्तव में वो उनके सामने अपनी बड़ाई करना चाहता था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एलेक्स को ये कवच किसने दिया था। वो वैसे भी बाद में एलेक्स से पूछने की योजना बना रहा था, इससे पहले कि उसके भाई उसे सवालों से घेर लें। सच कहूं तो मुझे नहीं पता। बहुत समय हो गया है जब मैंने और उस लड़के ने आमने सामने बात की थी, कुलपति ने आह भरते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि ये उसके पिता के कुल का ही कोई व्यक्ति है जिसने उसे उपहार स्वरूप कवच दिया है? तीसरा बुजुर्ग, जो तब से बहुत चुप था, आखिरकार बोला। नहीं, मुझे इसमें संदेह है। उनमें से अधिकांश लोग एलेक्स से उसके जन्म से पहले ही नफरत करते थे। वो उनके कुल का पहला पोता है और इतने बड़े प्राचीन कुल में ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वे एलेक्स की सहायता करेंगे जिसे उन्होंने त्याग दिया है, क्योंकि वे आशा करते हैं कि उनके द्वारा चुने गए बच्चे उससे अधिक शक्तिशाली होंगे, क्योंकि यदि भविष्य में वे उनसे मिलेंगे तो उन्हें हीन भावना महसूस होगी। कैफीन से कैसे छुटकारा पाए, इसे अपना दिन बर्बाद न करने दें हर ब्यूटी, उन बच्चों के लिए जिन्हें उन्होंने स्वयं पाला है। बड़े बुजुर्ग ने अपना एक सिद्धांत समझाया और एक बुद्धिमान ऋषि की तरह अपनी दाढ़ी को छुआ। अपनी हरकतें बंद करो भाई, सबको पता है तुम दिल के बदमाश हो। 5वां बड़ा मजाक, तुम बदमाश हो। बड़े बुजुर्ग ने लगभग अपना आपा खो दिया, इससे पहले कि वह समझ पाते कि उनका छोटा भाई क्या करने की कोशिश कर रहा था, और वह रुक गए। मैं एलेक्स को जानती हूं और मुझे 100% यकीन है कि वह उस परिवार से कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। वो बहुत मुस्कुरा सकता है और सामान्य व्यवहार कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि वो उनसे नफरत करता है। अपनी मां के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए, और वो उन्हें उन सभी बातों के लिए पछतावा कराने की योजना बना रहा है जिनसे वो गुजरा है। इसलिए निश्चित रूप से ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो उनसे कुछ स्वीकार करे, क्योंकि वो अपनी शक्तियों से उन्हें गलत साबित करना चाहता है, कुलपति ने कहा।
मैं तो कवच के रंग के कारण पूछ रहा हूं। ये मुझे प्राचीन ब्लेस परिवार की याद दिलाता है, तीसरे बुजुर्ग ने कहा। हमें यहां उस नाम का फिर से उच्चारण नहीं करना है। कुलपिता ने जैसे ही कबीले का नाम सुना, उसके मुंह से एक भयानक और खतरनाक हत्या का इरादा निकल पड़ा। आखिरकार एलेक्स की तरह वह भी अपनी इकलौती बेटी की मौत के लिए उन्हें दोषी मानता है, लेकिन वह इतना कमजोर है कि अकेले एक प्राचीन कबीले के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन आखिरकार उसे एलेक्स की देखभाल करने में शांति मिली। हालांकि अब भी उसे लगता था कि युवा एलेक्स बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है और वह चाहता था कि वो उसके साथ बिताए कुछ पलों को वापस जी सके। लेकिन जैसे जैसे एलेक्स बड़ा हुआ, उसमें एक प्रवृत्ति विकसित हुई और कुलपति को पता था कि ये उसकी मजबूत होने की इच्छा के कारण था, ताकि वह ब्लेस परिवार, जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था, को उनके निर्णय पर पछतावा करा सके। इसलिए उसने अपना बदला लेने का काम एलेक्स के कंधों पर छोड़ दिया और इसीलिए उसने उसे कबीले का अगला नेता बनने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भविष्य में एलेक्स भी खुद को साबित करने की चाह में ब्लेस कबीले में चला जाए। और मजेदार बात यह है कि सभी बुजुर्ग इस पर सहमत हो गए। मुझे उनसे मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। शायद मुझे इस बारे में कुछ जानकारी मिल सके कि आत्मिक कवच पहली बार कैसे आया, कुलपति ने कहा। और एक अधेड़ उम्र का जादूगर अंदर आया और बोलने से पहले बुजुर्गों और कुलपिता की ओर झुक गया। नगर पालिका के मुखिया से अनुरोध है कि वे नगर भवन में तुरंत उपस्थित हो, जादूगर ने कहा। उसने नीचे देखा, लेकिन गॉर्डन कबीले के बड़े लोगों के चेहरे पर सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ओ, शहर के स्वामी, मैंने इस बार क्या किया है? मेरे लिए ये क्यों नहीं करते भाई? आप जानते हैं कि उस बूढ़े लोमड़ी को कैसे संभालना है। और आखिरकार मुझे अभी भी एलेक्स के साथ बात करनी है और उसे उसके रहस्यों को उगलवाना है। कुलपति ने पूरी धार्मिकता में कहा कि उसने जमीन पर घुटने टेकते हुए मध्यम आयु वर्ग के जादूगर को भी बेईमानी से मारा। लेकिन बाकी लोग हंस पड़े, क्योंकि उन्होंने बहुत समय बाद ऐसा दृश्य देखा था और वह कुलपति अपने कर्तव्यों से भागने की कोशिश कर रहा था। स्पष्ट रूप से गॉर्डन कबीला काफी अजीब है। अन्य परिवारों में अन्य लोग अगला कुलपति बनने के लिए लड़ते हैं, लेकिन इस परिवार में हर कोई इससे भागता है। ओह, चुप हो जाओ। एलेक्स इंतजार कर सकता है। पहले शहर के स्वामी से मिलो, चाहे तुम कुछ भी करो। तुम कुलपति हो, इसलिए मैं तुम्हारे मूर्खतापूर्ण कर्तव्यों को नहीं करना चाहता, बड़े बुजुर्ग ने कहा जैसे ही उनका डंडा जमीन पर गिरा और ध्वनि की एक लहर कुलपति की ओर उड़ी, जो हमले की उम्मीद कर रहा था। और धरती खुल गई और उसे जमीन में निगल लिया। और जब वह फिर से प्रकट हुआ और वह मध्यम आयु के जादूगर के बगल में था, जो घुटने टेक रहा था, क्योंकि जमीन खुल गई थी और वह धीरे धीरे बाहर आया जैसे कोई उड़ रहा हो। टकराना। कुलपति के सिंहासन पर किए गए हमले की आवाज से विस्फोट की आवाज आई। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन कृपया आराम से रहें। आप पहले से ही लगभग टियर 7 जादूगर हैं। मेरे और आपके साथ एक ही क्षेत्र में किला संभाले हुए हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है कि कौन कुलपति है, क्योंकि मैं इसे आपको भी दे सकता हूं, जब तक आप इसे एलेक्स को उसके समय देने का वादा करते हैं। कुलपति बकवास करता रहा। जॉर्ज, चुप रहो, बड़े बुजुर्ग चिल्लाए, जिससे बहुत सारी ध्वनि तरंगे उड़ गई और पूरे स्थान पर चश्मा टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आपदा से बच गए हों। कुलपति यह देखकर मुस्कुराए कि उन्होंने वह कर दिखाया जो उनके अन्य भाई नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पीछे एक जलपरी की छवि मोहक स्वर में गाती हुई दिखाई दे रही थी। गॉर्डन परिवार के मुखिया ने तुरंत सिटी हॉल की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह समय पर सिटी लॉर्ड को जवाब दे सके, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छी छाप छोड़ना चाहते थे। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसे निमंत्रण दिया गया था, क्योंकि वो अन्य कुलों और परिवारों के कुलपति को बड़े हॉल में शहर के स्वामी की प्रतीक्षा करते हुए देख सकता था। वो तब तक सबका निरीक्षण करता रहा जब तक उसकी नजर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ी जो लैंस्ट परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और उसकी पुतलियां लगभग बाहर निकल आई। यहां कौन है? ये बूढ़ा आदमी बेली है,
जॉर्ज गॉर्डन ने टेलीपैथी के साथ कहा, जो बेली से जुड़ा था जब वह अपनी आश्चर्यचकित भावना से बाहर आया और बेली नाम का आदमी उसकी दिशा में मुड़ गया और उसे तुरंत ढूंढ लिया। तो क्या तुम अब भी बड़ों का सम्मान करते हो? गॉर्डन के लड़के, मैंने सुना है कि जब मैं एकांतवास से बाहर आया था, उसके कुछ दिन बाद तुमने मेरे बेटे को कैसे शर्मिंदा किया था। बूढ़े आदमी बेली ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। आसपास के सभी कुलपति उन दोनों के बीच देख रहे थे, क्योंकि वे दोनों के बीच स्थानांतरित हो रही हल्की आवृत्ति को महसूस कर सकते थे। इसलिए उन्हें यकीन था कि वे टेलीपैथिक संदेशों के साथ बात कर रहे थे। हालांकि वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि टियर 7 क्षेत्र के दो मजबूत आदमी किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वे संदेशों की आवृत्ति को बाधित करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे दो मजबूत दुश्मन हो सकते थे। आखिरकार किसी को भी अपनी गुप्त बातचीत पर जासूसी करना पसंद नहीं था। कुछ शर्म करो बेली, तुम मुझसे बस कुछ साल बड़ी हो। तुम मुझसे बड़ी नहीं हो, और इसके अलावा हम दोनों एक ही दायरे में हैं। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी वरिष्ठता की भावना कहां से आती है। जॉर्ज गॉर्डन ने नाक भौं सिकोड़ी। तुम बदमाश हो। तुम 30 साल को बस कुछ साल कहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, बेली ने कहा और अपना सिर दूसरी तरफ घुमाकर अपनी नाराजगी जाहिर की कि वो श्रेष्ठता का दावा नहीं कर पा रहा है। आखिरकार वे दोनों टियर 7 जादूगर थे और इससे सम्मान के लिए बहुत कम जगह बची थी। इसे दिल पर मत लीजिए। आप यहां क्यों हैं? मुझे तो लगा था कि आपने सब कुछ अपने 5वें दर्जे के बेटे के लिए छोड़ दिया है और वह नया कुलपति है, जॉर्ज गॉर्डन्स ने कहा। इन 6 राशियों में जन्मी महिलाएं होती हैं, खास हर ब्यूटी। आपकी आवाज में कुछ प्रकार का विषैलापन है, लेकिन कोई बात नहीं। और मैं ये घोषणा करना चाहूंगा कि मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरे बेटे को हाल ही में हुए ब्लड मून में प्रेरणा मिली है और वो अगले दायरे में पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जिसका अर्थ है कि मेरे परिवार के पास अब एक टियर 6 जादूगर होगा, बेली लैंस ने कहा। मुझे सच में कहना होगा कि आपने वास्तव में एक परिवार बनाने और इसे बहुत सारे सदस्यों के साथ एक बड़ा बनाने के लिए प्रयास किया है। आपको गर्व होना चाहिए। जॉर्ज ने एक अप्रत्याशित प्रशंसा की जिसने बेली को चौंका दिया। आखिरकार वो उम्मीद कर रहा था कि गॉर्डन के कुलपति अपने विषाक्त व्यवहार को जारी रखेंगे, इसलिए जब टिप्पणी आई तो वह इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि कुछ लोग लांस्ट परिवार को एक कबीला कहते हैं, लेकिन ऐसा उसके कारण था जिसके पास टियर 7 क्षेत्र था। उनका परिवार अभी भी उन कुलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने से बहुत दूर था जिनके पास बहुत सारे सदस्य और पुरानी विरासत थी। इसलिए एक तरह से मैं तब तक एक परिवार था जब तक उनके पास 4 टियर 6 जादूगर नहीं थे। हालांकि वह एक टियर 7 जादूगर था और 5 टियर 6 जादूगरों से भी निपट सकता था, लेकिन यह उसकी व्यक्तिगत ताकत थी और परिवार की नहीं। और यही कारण था कि वह बहुत खुश था कि उसका बेटा आगे बढ़ रहा था। वह जानता था कि अगर वे गॉर्डन परिवार के साथ गठबंधन में रह सकते हैं तो कुछ वर्षों में वे एक बड़ा कबीला बन सकते हैं, क्योंकि उसके सभी वंशज महान प्रतिभा वाले थे। ठीक है, आप भी एक महान व्यक्ति हैं। आपने गॉर्डन परिवार को इस स्थिति में पहुंचाया है कि वे आज हैं। आपके पिता को आप पर गर्व होगा, बेली ने कहा जब वह अतीत को याद कर रहा था, जब जॉर्ज अभी भी युवा और गुस्सैल था। नहीं, तुम्हें पता है कि यह सब मेरे पिताजी का काम था। जॉर्ज ने कंधे उचका दिए। आप हमेशा उस आदमी को श्रेय देते हैं। हम सभी जानते हैं कि आपके पिता एक महान व्यक्ति थे, लेकिन अपनी आंतरिक चोटों के कारण वो अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए जो उनके लिए अपेक्षित थी, और इसीलिए उन्होंने कई बच्चे पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि वह अब सभी को अपनी विरासत के रूप में देखता था, जो एक नई शुरुआत की शुरुआत करेगा, जो वह नहीं कर सकता था। गॉर्डन परिवार को दूसरे स्तर पर लाएगा। आप सभी उसका गौरव थे और वह हमेशा इस बात पर गर्व करता था कि उसके सभी लड़के कितने खास हैं, और यही कारण था कि उसने आप सभी के लिए खुद को बलिदान करने के बारे में कभी दोबारा नहीं सोचा था। जब उस पीक टियर स्पेस गेट का निर्माण हमारे पास हुआ था, जिस क्षण बेली ने ये शब्द कहे, जॉर्ज सिहर गया।
ये एक ऐसी याद थी जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी और से ये सुनकर उसके अंदर एक अनजाना तूफान सा उठ गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये आप ही थे जिन्होंने गॉर्डन परिवार को एक परिवार से एक कबीले में तब्दील किया, और आपको इसके लिए खुद को श्रेय देने से इनकार नहीं करना चाहिए। बेली ने आगे कहा, मुझे किसी और परिपक्व व्यक्ति से मदद मिली होती। अगर मैं अकेला होता तो मेरे पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई होती। जॉर्ज ने अपने दूसरे भाई के बारे में सोचते हुए कहा, जो गॉर्डन परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग था, जो हमेशा गंदे काम करता था और आवश्यक चीजें करता था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि गॉर्डन परिवार जीवित रहे। उन्हें आप सभी पर बहुत गर्व होगा। 8 बेटे, वाह, आपके पिता एक घोड़े थे। बेली ने प्रोत्साहन के बीच मजाक किया। इससे पहले कि वे अपनी बातचीत जारी रख पाते, किसी ने कमरे में प्रवेश किया, जिससे कमरे में मौजूद सभी मुखिया उसकी ओर देखने लगे। सभी को शुभ दिन। मुझे खेद है कि मुझे आप सभी को अल्प सूचना पर फोन करना पड़ा, लेकिन मैं आप सभी के साथ जो चर्चा करना चाहता था उसे विलंबित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम शीघ्र ही उत्तर दे सके। और ये क्या है मिस्टर ड्रैगनमीर? डार्क ब्लिस कबीले के कुलपति ने डरावनी आवाज में पूछा, जिससे अधिकांश लोग उसकी ओर देखने लगे। वे जब भी उसके करीब होते थे तो अपनी कंपी दूर नहीं कर पाते थे। डार्क ब्लिस पैट्रियार्क छाया, अंधेरे और अभिशाप दोनों तत्वों से भरा हुआ था, जो उसे दूसरों के लिए एक खौफनाक चीज बनाता था। ओ, ये इस बारे में है कि हमें 2 टियर 3 शहरों के बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए जो मुख्य समय में हमारे शहर में रहना चाहते हैं और हमारे साथ विलय करना चाहते हैं, जब तक कि राजधानी समर्थन प्रदान नहीं करती है। शहर के स्वामी ने आखिरकार बम गिरा दिया, और प्रत्येक कुलपति के चेहरे के दरवाजे पर नजर अलग अलग थी, लेकिन ज्यादातर चीजों के विकास पर भ्रमित थे। एलेक्स छत पर बैठा हुआ था और देख रहा था कि गिरोह अपनी पथ तकनीकों का ध्यान कर रहा है, और गोलेम टाइटन के ऊपर भीड़ लगा रहे थे और उससे अपने सहायक बर्फ गोलेम को बुलाने के लिए कह रहे थे जो उसके लिए लड़ सके। एलेक्स ने शांतिपूर्ण माहौल को देखकर मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर छत पर झुक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और सूरज की रोशनी को अपने ऊपर पड़ने दिया। और अगले ही पल उसे पता चला कि उसकी ध्वनिबोध शक्ति खत्म हो गई है। वो कोई भी आवाज नहीं सुन सका, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने महान बुजुर्ग को देखा। हमें बात करनी है लड़के, बड़े बुजुर्ग ने कहा। ठीक है, किस बारे में? एलेक्स ने लापरवाही से पूछा, जैसे ही उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह अभी भी वहीं बैठा था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि वो केवल बड़े बुजुर्ग की आवाज सुन सकता था, किसी और की नहीं, और इससे वो डर गया। परेशान मत हो, क्योंकि तुम मेरे क्षेत्र से बाहर निकलने की क्षमता नहीं रखते हो, बड़े बुजुर्ग ने कहा, और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए एलेक्स के उसके शानदार अभिनय से चकित होने का इंतजार करने लगे। लेकिन जब एलेक्स ने अगला सवाल पूछा तो वो हैरान रह गए। डोमेन क्या है? क्या ये मुझे लड़ते समय रैंक में ऊपर जाने में मदद कर सकता है? एलेक्स ने पूछा। बड़े बुजुर्ग, हम इस प्रकार की बातचीत अभी नहीं कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग ने कहा जब उन्हें एहसास हुआ कि एलेक्स मुख्य विषय को बदलने की कोशिश कर रहा था। तो अब हम किस तरह की बातचीत कर रहे थे? एलेक्स ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें पता है कि मैं यहां क्यों हूं? तुम्हें टियर 3 स्पिरिट कवच कैसे मिला? बड़े बुजुर्ग ने फिर पूछा। ठीक है, यह वही कवच है जिसके लिए मैंने अनुरोध किया था। मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझे एक आत्मा कवच दिया गया। एलेक्स बोल रहा था कि तभी उसे ग्रैंड एल्डर ने टोक दिया। रुको, तुम्हारा मतलब है कि वह कवच गॉर्डन परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किया गया था? बड़े बुजुर्ग ने असमंजस में पूछा, क्योंकि उन्हें स्पष्ट था कि अगली पीढ़ी को सौंपा गया सर्वोच्च फोर्जर एक टियर 2 फोर्जर था, और यदि वे गलती से टियर 3 कवच बनाने में सक्षम थे तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक सफलता हासिल की, लेकिन एक सफलता एक आत्मा कवच के साथ हासिल की। ये बिल्कुल अनसुना था, और इसका मतलब यह है कि गॉर्डन परिवार को एक प्रतिभाशाली जालसाज मिल गया था, और एलेक्स बहुत भाग्यशाली था कि उसे अपनी सफल रचना प्राप्त हुई,
क्योंकि उक्त जालसाज को अपने जीवन में एक और आत्मिक कवच बनाने का सौभाग्य भी नहीं मिल सकता था। और एलेक्स ने अभी भी उसे मासूमियत से भरा भाव दिया, क्योंकि वह चाहता था कि ग्रैंड एल्डर उस पर शक करना बंद कर दे। वो अपने सिस्टम के अस्तित्व को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहता था, और इसमें परिवार के उसके करीबी दोस्त भी शामिल हैं। मुझे लगता है कि मुझे उस लोहार और व्यू रचना के उस्ताद को ढूंढना चाहिए जिसने उसकी मदद की थी और जो तुम्हारे कवच बनाने के लिए जिम्मेदार है। हो सकता है कि उनमें से किसी ने अपने कौशल में कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली हो और उसे अभी तक इसकी जानकारी न हो। बड़े बुजुर्ग ने कहा। उसकी नजरें एलेक्स पर टिकी थी। ओह, क्या ऐसी भी स्थितियां होती हैं? एलेक्स ने पूछा। आम नहीं है, लेकिन हां, कुछ जालसाज ऐसे हैं जो टियर 1 जालसाज होते हुए भी टियर 2 उपकरण बना सकते हैं। उन्हें जीनियस जालसाज कहा जाता है। और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने आपका कवच बनाया है, उसने भी अपने कौशल में वही सफलता हासिल की है और उसे अभी तक पता नहीं है, क्योंकि अगर उसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है तो वो आकर संसाधनों के बारे में पूछता, क्योंकि किसी भी टियर 3 फोर्जर को प्रत्येक परिवार द्वारा महत्व दिया जाता है और उन्हें अपने कौशल में ठोस आधार प्राप्त करने से पहले अभ्यास करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। ओह, मैं समझ गया। बड़े बुजुर्ग ने एलेक्स के शरीर से अपनी नजरें कभी नहीं हटाई, क्योंकि वे ये देखने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि क्या उसके व्यवहार में कोई बदलाव आएगा। आखिरकार वो ये देखने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि क्या एलेक्स झूठ बोल रहा है। लेकिन एलेक्स ने उन्हें कभी वह संतुष्टि नहीं दी जो उन्हें दूसरों के भाव पढ़कर मिलती है, क्योंकि एलेक्स ने अपना मासूम चेहरा बदलकर एक पोकर चेहरा बना लिया था। वो किसी भी भावना से रहित था। ग्रैंड एल्डर ने आह भरी जब उसने एलेक्स के स्टैंड को देखा। उसने अपने कर्मचारियों को छत पर वापस टैप किया और ध्वनि की भावना वापस आ गई। तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? एलेक्स ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक विशिष्ट ध्वनि क्षमता का उपयोग कर सकता हूं। बड़े बुजुर्ग ने अभी भी एलेक्स की आंखों में देखते हुए उत्तर दिया। अजीब बात यह है कि एलेक्स भी उसकी ओर देख रहा था। इस घूरने की प्रतियोगिता में हारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब मैं खो गया हूं। मैंने सोचा था कि गॉर्डन कबीले को पृथ्वी तत्वों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो आपके पास ध्वनि तत्व या जादू क्यों है? एलेक्स ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता सकता हूं, क्योंकि आप गॉर्डन परिवार के अगले नेता बनने जा रहे हैं। और मेरे पसंदीदा, आप देखते हैं कि एक जादूगर के पास टियर दायरे के चरणों में क्षमताओं या तत्वों को जगाने के 3 मौके हैं। ग्रैंड एल्डर ने इस प्रक्रिया में एलेक्स को भ्रमित करते हुए समझाना शुरू किया। हां, उसने सिस्टम को क्षमता जैसी कोई बात कहते हुए देखा था, लेकिन उसने सोचा कि यह केवल सिस्टम के लिए विशिष्ट है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया के जादूगरों के पास भी क्षमताएं होंगी। और जब वो उस बारे में सोचने में व्यस्त था जो उसने सुना था, तो ग्रैंड एल्डर उसके द्वारा बताई गई सभी बातों को समझने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, इससे पहले कि वो अपना स्पष्टीकरण जारी रखे। आप देखिए, टियर 1 क्षेत्र से टियर 3 क्षेत्र तक हम इसे जूनियर जादूगर चरण कहते हैं, और अधिकांश जादूगर केवल तत्वों को जागृत करने में सक्षम होते हैं, सिवाय मार्शल जादूगर परिवारों के जो पशु रक्तरेखा पथ का अनुसरण करते हैं। उनमें से कुछ विशेष क्षमताओं को जागृत करते हैं, कुछ अभी भी पहले जागरण में तत्वों को जागृत करते हैं। अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि एक जादूगर किसी अन्य तत्व या विशेष योग्यता को जागृत करने में सक्षम होता है जब वह टियर 4 जादूगर क्षेत्र में पहुंच जाता है, क्योंकि टियर 4 से टियर 6 तक के जादूगरों को योद्धा जादूगर कहा जाता है, और मैं यहीं पर हूं। मैंने एक अच्छी विशेष योग्यता जागृत की है। ये तब तक एक तत्व की तरह काम करती है जब तक आप इसे डालने के लिए अपने मन का उपयोग करते हैं। अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि अधिकांश साधारण लोग अपने शेष जीवन के लिए टियर 3 क्षेत्र में ही रहते हैं, और अपने दूसरे तत्व को जागृत करने का सबसे आसान तरीका बड़े कुलों द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए जब मैंने अपनी ध्वनि क्षमता को जागृत किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पृथ्वी तत्वों की तुलना में इसमें अधिक प्रतिभाशाली था। इसलिए मैंने अपनी विशेष क्षमता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया,
महान बुजुर्ग ने कहा। ओह ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये एक तत्व था। एलेक्स ने थोड़ा निराश होकर जवाब दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये एक प्रकार का तत्व था। ओह, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ऐसा कबीला है जो ध्वनि तत्वों में विशेषज्ञता रखता है। मुझे यकीन है कि आप उन्हें जल्द ही देख पाएंगे, ग्रैंड एल्डर ने कहा। क्या ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने अभी अभी आपको ये कहते हुए सुना कि आपकी ध्वनि शक्तियां कोई तत्व नहीं, बल्कि एक विशेष क्षमता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक कबीले में सभी के पास ध्वनि तत्व होते हैं, ध्वनि क्षमता नहीं? एलेक्स ने असहाय बूढ़े व्यक्ति से फिर पूछा। इस बार वो शुरुआत से भी अधिक उलझन में था। आप देखिए, मेरी विशेष क्षमता बैंशी नामक मिथक से संबंधित है, इसलिए ध्वनि उसकी शक्तियों में से एक थी, जिसका अर्थ है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो वो कर सकती थी। लेकिन मेरी शक्तियां मुझे अधिकांश बैंशी शक्तियों का उपयोग करने से रोकती है, इसलिए ध्वनि पर उसका नियंत्रण ही वह है जिसे मैं इस समय नियंत्रित कर सकता हूं। यदि आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। ओह, मैं समझ गया, एलेक्स ने उत्तर दिया। तो उस कबीले के पास ध्वनियों से संबंधित कुछ तकनीकें और मंत्र हैं, और वे इसे एक तत्व की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे किसी भी कारक से प्रतिबंधित नहीं हैं, और जब तक उनके पास मन है तब तक वे सभी ध्वनि मंत्रों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे मंत्र डालने के लिए किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन ये जन्मजात प्रतिभा है। ये ठीक उसी तरह है जैसे गॉर्डन परिवार को पृथ्वी तत्वों का आशीर्वाद प्राप्त है। वह परिवार भी ध्वनि तत्व से धन्य है। ग्रैंड एल्डर ने छोटे व्याख्यान का समापन किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने वो सब समझ लिया जो आपने अभी कहा, लेकिन कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि मैं शुरुआत की तरह पूरी तरह से अनजान नहीं हूं। आखिरी सवाल पर, क्या अन्य प्रकार की विशेष शक्तियां हैं? एलेक्स ने एक और सवाल पूछा, जिससे ग्रैंड एल्डर को ज्ञान के प्रति उसकी भूख पर आश्चर्य हुआ। बेशक है। आप देखिए कि मेरी शक्ति एक मिथक से जुड़ी हुई है। अधिकांश परिवारों की शक्तियां एक निश्चित राक्षसी जानवर से जुड़ी हुई है। कुछ अजीब शक्तियां जो पहले कभी नहीं देखी गई, जैसे झूलते हुए मकड़ी के जाले। विशेष शक्ति की सीमा वास्तव में लंबी है और सभी का हिसाब नहीं लगाया गया है, क्योंकि प्रत्येक युग में नई विशेष क्षमताएं सामने आती है, जो पहले से ज्ञात पुरानी शक्तियों में जुड़ जाती है, ग्रैंड एल्डर ने समझाया। एलेक्स का दिमाग, झूलते हुए मकड़ी के जाले, ये स्पाइडरमैन जैसा क्यों लग रहा है? बकवास। मुझे मत बताओ कि मैं अपनी पुरानी दुनिया में फिल्मों के खलनायकों को देखूंगा। जैसे ही एलेक्स उन सभी बातों को समझ रहा था जो बड़े बुजुर्ग ने उसे बताई थी, एक भाले की रोशनी इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि वो रोशनी आसमान को भेदने वाली है। हांफते हुए, भाला इरादा। ग्रैंड एल्डर ने गोलेम को देखकर चौंक गए, जो भाले की रोशनी में चमक रहा था और अपनी आंखें बंद कर रहा था। उसके सामने एक और गोलेम खड़ा था, जिसने एक लंबी और बड़ी 2 हाथ वाली कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। यह क्या हो रहा है? बड़े बुजुर्ग ने फिर पूछा, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि गोलेम ही ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार है।